जब इस देश के इलेक्शन डिक्लेयर होंगे उस टाइम राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक होगा और वो स्ट्राइक में हमारा एजेंडा एक गोलियों से भी ज़्यादा बरसेगा इस देश के राजनीतियों के ऊपर। राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक होगा। फौजी है, शब्दावली देखो आप, जो वर्ड इन्होंने यूज़ किया। लेकिन इस देश के अंदर में 140 करोड़ लोगों से ज़्यादा का ये देश, जिसमें 100 करोड़ से के करीब जनता 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। और रोटी तो छोड़िए जनाब, उसको ये भी फिक्र है साथ में कि उसके आने वाले वक्त में ना उसके बच्चे के लिए रोज़गार है, ना उसके बच्चे के लिए शिक्षा है, और ना उसके लिए वो कमाई बची है ताकि वो अपना परिवार चला सके ढंग से, अपने घर में बिटिया की शादी कर सके। आज हर चीज़ के लिए लोग उसी को जीना समझ के बैठ गए हैं कि 2 वक्त का रोटी खा लो और सो जाओ। तो 5 किलो अनाज पे जीने वाली जनता, जो जिस राजनीति को लोग दलदल कहते हैं, उस दलदल में सोचा कि फौजी बन ही उतरेंगे। और दलदल को साफ करने का क्यों सोचा आपने? जब हम सैनिक की बात करें, जब OROP के लिए संघर्ष चल रहा था, तो वो सैनिक ही तो थे 95% से ज़्यादा जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी जम के। आज वही सैनिक मैं देखता हूँ दिल्ली के अंदर में कम से कम 400 दिनों से ज़्यादा 300 दिन उनको होने को आ गए, धरना पे लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। आपने नीचे तबके की बात करी है, मैं सरकारी आंकड़ा उठा लेता हूं। 80 करोड़ जनता जो 5 किलो अनाज पे टिकी है, उसको क्या न्याय मिलेगा और क्या रोजगार मिल रहा है? इस देश में टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने हैं? नहीं पता हो तो मैं बता दूं, टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2.25 करोड़ स्टेट और सेंटर मिला के। हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने पुराने पेंशन के लिए चिल्ला रहा है, और एक के घर में अगर हम 4 ही लोग मान के चले तो 8 से 10 करोड़ वोटर तो ये भी है। सर, किसान की बात करें, आप बात करें बिचौलियों को हटाने की। आज के डेट में हर मार्केट पे ऐप बेस्ड वाले जो कंपनी आ रहे हैं, चाहे वो किसान का वही सामान ऐप बेस्ड वाले कंपनियां, जैसे नाम ले ब्लिंकिट वाले वगैरह बेच रहे हैं, जाके किस रेट पे सप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं, किसान को क्या मिल रहा? तो बिचौलियों को हटा करके सीधा किसान और कंज्यूमर को जोड़ने की बात कर रहे हैं। यही कह रहे हैं ना? बराबर। दोस्तों नमस्कार। इस देश को बदलने के लिए हमारे फौजी निकल पड़े हैं, और एक बात याद रखिएगा, जब फौजी ठान लेता है तो ऐसा कोई भी काम नामुमकिन नहीं है जो ना हो सके। खासकर इस देश की बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बात करें, इस देश की संपदा को बेचने की बात करें, इस देश में आम लोगों की समस्या की बात करें, तो आज के वक्त में जनता के मुद्दों से कहीं दूर मौजूदा सरकार धर्म, मंदिर, मस्जिद इसकी राजनीति कर रही है, और जनता के मुद्दों से कहीं ना कहीं उसको कोई वास्ता नहीं रहा। ये फौजी लोग हैं, महाराष्ट्र से दिल्ली में आके इकट्ठे हुए हैं, और ये लोग अपना पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, सिर्फ बना ही नहीं रहे, ऑलरेडी कह रहे हैं कि 543 लोकसभा सीटों पे इस बार ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनके चमकते हुए मेडल आप देख सकते हैं। क्या जो मेडल इन्होंने हासिल किया है अपने मेहनत के बदौलत, क्या भारत की राजनीति में जब ये आएंगे तो हर जनता के सीने में कम से कम एक सुकून का मेडल जरूर होगा कि हमने सही लोगों को चुना और बदलेगा भारत। वादा तो बहुत करके आए थे कि कुछ बदल नहीं सका। क्या नाम है आपका? पोपटराव दाते, मैं महाराष्ट्र से हूँ, बम्बई से, और महाराष्ट्र में सैनिक मूवमेंट चला रहा हूँ। पोपटराव जी, इस देश में करीब करीब हम डिफेंस की बात करें तो आंकड़ा कहता है कि करीब करीब 30 लाख डिफेंस में एम्प्लॉय हैं। हम बात करें रिटायर्ड लोगों की तो 26 लाख से ज़्यादा रिटायर्ड लोग हैं, और हर साल 60,000 से ज़्यादा लोग बढ़ोतरी होते जाते हैं, नए आते हैं, पुराने रिटायर्ड होते चले जाते हैं हर साल। इस देश में इतने फौजी हैं, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 1 करोड़ के आसपास फौजी बैठते हैं, जो हमारे देश की रक्षा के लिए जान तक देते हैं। आज देश में जो अंदर की हालात है, आप रिटायर्ड होकर और वेटरन बन के यहाँ पे खड़े हैं, आपको किस चीज़ ने इतना प्रेरित किया? क्या सोच के चले थे कि हमें पॉलिटिकल पार्टी बनाना पड़ेगा? और जिस राजनीति को लोग दलदल कहते हैं, उस दलदल में सोचा कि फौजी बन ही उतरेंगे, और दलदल को साफ करने का क्यों सोचा आपने? देखो, मैं 2001 में कारगिल वार के बाद रिटायर हुआ हूँ। उस टाइम से 15 साल तक मैं सिविल में जो कुछ गवर्नमेंटें आई और गई उनके बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस किया, और उसके बाद जो नीचे तबले के लोग हैं उनके ऊपर जो भी कठिनाई आती है, और हम लोग सैनिक लोग हैं, और सैनिकों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो उस अन्याय अत्याचार के हिसाब से हमने ये सोचा कि अगर सैनिक के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है तो बाकी जो गरीब जनता है उनके ऊपर किस तरह का बर्ताव होता होगा। सैनिक कहीं भी जाता है, गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है या कोई
और अपने फैसिलिटीज़ के लिए गवर्नमेंट सिस्टम में जाता है तो उसको वहाँ पर मान सम्मान नहीं मिलता है, और जबकि जो उसका हक है वो हक भी उसको मतलब हासिल करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आपने एक सैनिक की संघर्ष की बात करी है। जब हम सैनिक की बात करें, जब OROP के लिए संघर्ष चल रहा था तो वो सैनिक ही तो थे 95% से ज़्यादा जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी जम के। आज वही सैनिक मैं देखता हूँ दिल्ली के अंदर में कम से कम 400 दिनों से ज़्यादा 300 दिन उनको होने को आ गए, धरना पे लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। आपने नीचे तबके की बात करी है, मैं सरकारी आंकड़ा उठा लेता हूँ। 80 करोड़ जनता जो 5 किलो अनाज पे टिकी है, उसको क्या न्याय मिलेगा और क्या रोजगार मिल रहा है? तो सैनिक तो हैं ही जो लड़ रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए, लेकिन जो आम जनता है, क्योंकि आप जब देश संभालेंगे तो सिर्फ सैनिक ही नहीं, आम जनता को भी तो देखेंगे। देखो, इस देश में जो किसान लोग हैं वो पूरे देश को अन्नदाता कहलाता है। जब वो अन्नदाता को अपने हक के लिए रास्ते में आने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ ज़रूर क्रांति आएगी। और जो सैनिक है OROP के लिए जो इस देश को सुरक्षा प्रदान करता है, उसको भी अगर OROP के लिए अगर रास्ते पे आना पड़ रहा है तो हम लोगों का कहना है कि सैनिक और किसान मिलकर अगर ऐसी एक शक्ति बनाए तो राजनीति में अपना दम दिखा सकती है। तो इस दम के ऊपर हम लोग सैनिक, किसान और जो सामान्य जनता है सब आके एक मंच पे लड़े तो संविधान और लोकशाही का पूरेपूर फायदा उठाकर एक नया देश को दिशा दे सकते हैं और देश में बदलाव ला सकते हैं। ये सैनिकों ने ठान लिया है कि अब की बार सैनिक, किसान और सर्वसामान्य लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। तो उस दिशा में हम लोग अभी पहला कदम रखा है कि पूरे देश के अंदर जो 28 स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वो सब जगह के सैनिक आज यहाँ पर इकट्ठे होकर कसम लेंगे कि 2024 में सैनिक, किसान और सर्वसामान्य लोगों की सरकार हो। एक बात बताइए, हम 2019 का आंकड़ा उठाते हैं, बीजेपी को 22 करोड़ वोट मिलता है, कहते हैं बहुत बड़ी जीत हुई, 300 पार। आप बात कर रहे हैं किसान की, हम किसान सम्मान निधि के जो सरकारी योजना उसी के हिसाब से संख्या लेते हैं, जो जिनको सम्मान निधि मिलता है जमीन वाले किसान 12 करोड़ से ज़्यादा। हम यहाँ पे युवाओं की बात करें, 30 करोड़ युवा बेरोजगार बैठे हैं। 64% युवाओं की जनसंख्या है आज मौजूदा वक्त में भारत में, तो कम से कम 60 करोड़ युवा। आपको तो अगर सिर्फ तो 20-22 करोड़ तो वोट चाहिए। अगर 2 तबके की आप समस्या उठा लेते हैं, और आपके फौजी तो हैं ही, आप 2 या 3 समस्या उठा लीजिए तो आपको वोट क्या, वोट की तो बाढ़ ला सकते हैं, यही तो वोट देते हैं। और निम्न वर्गीय की तो मैंने बात ही नहीं करी अभी, जो महंगाई से परेशान है। देखो, जो सैनिक है वो हम लोगों ने टारगेट रखा है कि इस देश का एक सैनिक कम से कम अपना परिवार और अपने परिवार के साथ जुड़े हुए रिश्तेदार मिलके 15 आदमी को जोड़े। तो 27 से 30 लाख तक जो एक्स सर्विसमैन है, ऑन सर्विस का छोड़ो, वो तो हमें वोट, एक सर्विसमैन है 27 से 30 लाख, ऑन सर्विस के तो हमको वोट मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन का 30 लाख सैनिक है वो हर सैनिक 15 आदमी को जोड़ेगा। अगर 30 लाख गुणिले 15 करेंगे तो वो हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक बन जाता है। नहीं, मैं और बता देता हूँ, रुक जाओ, आप यहाँ से सुन के जाओ, दिल्ली से कुछ लेके जाओ, महाराष्ट्र से आप आए हो। इस देश में टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने हैं नहीं पता हो तो मैं बता दूं, टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2.25 करोड़ स्टेट और सेंटर मिला के। हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने पुराने पेंशन के लिए चिल्ला रहा है, और एक के घर में अगर हम 4 ही लोग मान के चले तो 8 से 10 करोड़ वोटर तो ये भी है। सर, समाज में जो भी सामाजिक घटक है उनके बारे में जब हम पक्ष खड़ा करने जा रहे हैं तो उनके बारे में हमने ये भी सोचा है कि एक वकील को क्या ज़रूरत है, या एक डॉक्टर की क्या ज़रूरत है, एक स्टूडेंट की क्या ज़रूरत है, एक टीचर की क्या ज़रूरत है, एक किसान को क्या ज़रूरत है, इसके बारे में हम लोग, एक मजदूर को क्या ज़रूरत है, एक मजदूर, हाँ, सरकार मजदूर बनाता है इस देश में, एक मजदूर की क्या ज़रूरतें हैं, ये सब हम लोगों ने इसके बारे में एक एजेंडा बनाया है।
और ये एजेंडा हम लोग जब इस देश के इलेक्शन डिक्लेयर होंगे उस टाइम राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक होगा और वो स्ट्राइक में हमारा एजेंडा एक गोलियों से भी ज़्यादा बरसेगा इस देश के राजनीतियों के ऊपर। राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक होगा। फौजी है शब्दावली देखो आप, जो वर्ड इन्होंने यूज किया। लेकिन इस देश के अंदर में 140 करोड़ लोगों से ज़्यादा का ये देश, जिसमें 100 करोड़ से के करीब जनता 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। और रोटी तो छोड़िए जनाब, उसको ये भी फिक्र है साथ में कि उसके आने वाले वक्त में ना उसके बच्चे के लिए रोज़गार है, ना उसके बच्चे के लिए शिक्षा है, और ना उसके लिए वो कमाई बची है ताकि वो अपना परिवार चला सके ढंग से, अपने घर में बिटिया की शादी कर सके। आज हर चीज़ के लिए लोग उसी को जीना समझ के बैठ गए हैं कि 2 वक्त का रोटी खा लो और सो जाओ। तो 5 किलो अनाज पे जीने वाली जनता जो बना दिया गया है इस भारत में, क्या उस 5 किलो अनाज वाली जनता के लिए नया उम्मीद का सवेरा लेके ये फौजी आएंगे? जरूर जरूर। जब फौजी अगर सत्ता में बैठेंगे तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि किसान को आज क्या ज़रूरत है। किसान को जो 2000 का हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि किसान को उसकी फसल का बीमा हो और किसान का खुद का बीमा हो, तो किसान को किसी भी सिस्टम के सामने जाके हाथ फैलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। किसान को बीमा भी मत देना आप, किसान को उसके सही दाम दिलवा दो, यानी कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाए। किसान बीमा भी खुद करा लेगा, वो अपना घर भी चला लेगा। देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए हम लोगों ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामने एक जय जवान जय किसान योजना रखी थी कि जो सैनिक रिटायर होते हैं, जो गवर्नमेंट के जो भी सिटी है, महाराष्ट्र में सिटी है, उनमें गवर्नमेंट के हर बिल्डिंग में रिजर्वेशन रहता है, तो वहाँ पर हर सैनिक को एक दुकान दे, जो दुकान में किसानों के जो माल है, जो पैदावार है, उसको हम लोग उस दुकान में बेचेंगे, किसान से डायरेक्ट खरीदेंगे और सैनिक उसको सही रेट में बेचेगा। तो उसके बीच में किसान से खरीदे हुए कीमत से 25% का दोनों में डिफरेंट रहेगा, जो बीच में उसका ट्रांसपोर्टेशन और उसका सैनिक का कमीशन जाएगा। उस वजह से सैनिक को रोज़गार मिलेगा और किसान को उसका सही दाम मिलेगा। ये हमने सिस्टम पूरे देश में लाने का किसान ही नहीं, देखिए किसान की बात करें, आप बात करें बिचौलियों को हटाने की। आज के डेट में हर मार्केट पे ऐप बेस्ड वाले जो कंपनी आ रहे हैं, चाहे वो किसान का वही सामान ऐप बेस्ड वाले कंपनियां, जैसे नाम ले ब्लिंकिट वाले वगैरह बेच रहे हैं, जाके किस रेट पे सप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं, किसान को क्या मिल रहा। तो बिचौलियों को हटा करके सीधा किसान और कंज्यूमर को जोड़ने की बात कर रहे हैं, यही कह रहे हैं ना। बरोबर। इसी से ये हम लोग किसान से डायरेक्ट उसका प्रोडक्शन जो भी खेती का होता है उसको उठाकर डायरेक्ट कस्टमर के सामने लेके जाने का सिस्टम डेवलप करने की सोच रहा है। चलिए, इस देश में अगर फौजी कह रहे हैं, जैसा कि अगर ये आते हैं तो जो कॉरपोरेट को जो संपत्ति का अंबार लगा जा रहा है और वो संपत्ति को बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इस देश के आम जनता का उपभोग करने वाले जितने आवश्यक वस्तुएं हैं, उस वस्तुओं पे अलग अलग तरीके से टैक्स लगा करके, और उन वस्तुओं को जो जिस खरीद पे ख़रीदा जाता है किसानों से, आप यकीन मानिए उनका अपना मूल्य नहीं मिल पाता। कई बार तो करीब 20 से 25% वो लागत से भी कम मूल्य में सामान बेच पाते हैं। लेकिन इस देश के जो धन्ना सेठ अरबपति हैं, खरबपति हैं, जब इस देश में महामारी कोरोना चल रही थी तो 336 करोड़ रुपया पर डे के वो कमा रहे थे। कहाँ से कमा रहे थे? इस देश में असमानता को कम करने की अगर ये लोग प्रयास करेंगे तभी इस देश का भला हो सकता है। क्या यही वादा है आपका कि असमानता खत्म करेंगे? हम लोग जो आर्थिक तफावत है, मतलब जिसको हम लोग इकोनॉमिकली जो अनइक्वालिटी है, इसको हम लोग एक लेवल पे लाना चाहते हैं। जो बड़ा से बड़ा व्यापारी है तो उसको जो इनकम सोर्स है वो कम करके जो छोटे व्यापारी को स्टेप अप कैसे हो, या गरीब से गरीब मजदूर और एक पढ़ा लिखा इंसान, इसमें जो वेतन में फ़र्क है, इसके अंदर कुछ तो % इक्वलिटी आना चाहिए। और ये हमारा एम है कि एक गरीब का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो आमिर का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े और समान शिक्षा मिले, और उसको जो रोज़गार के लिए या कोई भी सेक्टर में वो समान संधि मिलना चाहिए। इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। चलिए,
तो क्या आने वाले वक्त में 2024 में एक नई पार्टी का निर्माण कर रहे हैं, देश के जो जनता है उसकी समस्याओं को लेकर के ये बात करें, क्या जनता 2024 में क्या हमारे फौजी लोग जो ये पार्टी बना रहे हैं उसको स्वीकार करके और कम से कम इतना पावर देगी कि कम से कम वो जनता के भलाई के लिए आगे कदम बढ़ा सके। ये जनता को फैसला करना है। नमस्कार।